नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे। क्योंकि जैसे ही बजट आता है, पूरे देश की उम्मीदें, पूरे देश की निगाहें बजट पर होती हैं और होनी भी चाहिए। लेकिन जैसा कि अगर सरकार की तरफ से जब भी कोई बजट पारित होता है और सरकार की बात सुने, तो लगता है इससे अच्छा बजट हो नहीं सकता, और विपक्ष की बात सुने तो लगता है इस बजट में कुछ भी पॉजिटिव नहीं था, सब एक तरह से कॉपी पेस्ट चला आ रहा है। इस बात को यूपीएससी एस्पिरेंट कैसे देखे, एक आम समझ के दृष्टिकोण से बजट और सर्वे में क्या देश को मिला, लोगों को क्या मिला, इस पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ हैं शिशिर सर। आपने देखा होगा सर को विभिन्न अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इकोनॉमिक्स पर चर्चा करते हुए बेहतर आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में। और सबसे अच्छी बात है कि निर्माण आईएएस में जब भी कुछ मुद्दों पर गंभीर चर्चा की बात होती है, बच्चों को एनलाइटन करने की बात होती है, तो शिशिर सर हमेशा अपना समय देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अच्छे तरीके से सहज भाषा में विद एकदम जो एप्रोप्रिएट डेटा होता है उसके साथ समझाया जा सके। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। वेलकम शिशिर सर। थैंक यू। सबसे पहले, चूंकि बजट एक बड़ा दस्तावेज है, साल भर का पूरा हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण है, तो सर एक अगर हम बड़े ही छोटे प्रश्न में अगर समग्रता से पूछें, तो मैं ये अगर पूछना चाहूं कि इस बजट की स्वॉट एनालिसिस क्या है। उसमें मैं आपसे सारे बच्चों को देखते हुए एक आम समझ के हिसाब से आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर कहा जाए 5 इसके सकारात्मक बिंदु क्या हैं और 3 ऐसी कमियां क्या हैं जो एक्सपेक्ट की जा रही थी या होनी चाहिए थी बेटरमेंट ऑफ इंडिया के लिए, फ्यूचर इंडिया के लिए, वो आपको लगता है कि इसमें मिसिंग। सबसे पहले तो धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए। आपने स्वॉट शब्द का जिक्र किया, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। जी, यानी कि क्या मजबूती है, क्या कमजोरी है, क्या संभावनाएं हैं और किन चीजों को हमें चुनौतियों के तौर पर देखना चाहिए। तो इस बजट में अगर मैं 5 ऐसी, जैसा आपने कहा, 5 ऐसी चीजों की बहुत ही सकारात्मक है। सबसे पहले जो मुझे चीज लगी कि इस बजट में एक रोजगार का मुद्दा, जो कि अभी चुनाव के भाषण के दौरान या चुनावी चर्चा में काफी उभर के आ रहा है जी, और इस बजट का थीम भी एम्प्लॉयमेंट रखा गया है। जब बजट पेश हुआ, उसका जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सामने आई, मीडिया के सामने आई, तो पीछे स्क्रीन पे था एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हर EMPLOYMENT, ये जितने भी अक्षर थे सभी के हिसाब से बजट को बताया गया था। तो मुझे लगता है कि सबसे जो सकारात्मक चीज इस बजट का है कि एक योजना हमारे सामने है कि नौकरी देनी है, रोजगार देनी है, हम कैसे दें। कंपनियां अगर नहीं कर रही तो हम उनको कैसे प्रोत्साहित करें। दूसरा जो मुझे मुद्दा लगता है कि जो लोग नौकरी में हैं उनकी अप स्किलिंग, री स्किलिंग और अपग्रेडेशन, यानी कि आप जो जानते हैं आप और कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये प्रशिक्षण या कौशल्य को और मजबूत करने का ये दूसरा मुझे लगता है अहम मुद्दा है। तीसरा जो मुझे लगता है कि इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात ये है कि सरकार विदेशी निवेश के नियमों में बड़े पैमाने पर बदलाव करने जा रही है। ये एक स्थिति क्या जरूरत है, क्योंकि एक तरफ आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये होता है कि हम विदेशी निवेश को कैसे प्रोत्साहित करें, तो दो विरोधाभासी तस्वीर सामने आती है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत को बल देने के लिए आपको विदेशी तकनीक, विदेशी ज्ञान, इन सभी चीजों की जरूरत है। तो ये तीसरा बड़ा मुद्दा है। चौथा, अगर जैसे आपने कहा बेहतरी की बात करें, वो है आपकी वित्तीय मजबूती, राजकोषीय मजबूती, जिसको हम लोग फिस्कल कंसोलिडेशन कहते हैं। जी, फिस्कल कंसोलिडेशन। बिल्कुल, फिस्कल कंसोलिडेशन या राजकोषीय मजबूती का मतलब ये है कि आप अब आंकड़ों के बजाय कर्ज को कैसे कम करना है, इसके ऊपर जोर देंगे, जो कि वित्त वर्ष 2026-27 से होगा। ये एक मुझे अहम मुद्दा है। और पांचवा मुझे ये लगा कि अब प्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी अप्रत्यक्ष कर से कहीं ज्यादा होती जा रही है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्यक्ष कर को प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव मानते हैं और अप्रत्यक्ष कर को पार्श्वगामी यानी कि रिग्रेसिव मानते हैं। तो क्या हमें प्रगतिशील कर की ज्यादा जरूरत है या फिर हमें पार्श्वगामी कर की जरूरत है? तो ये हमें 5 ऐसे मुद्दे लगे, चाहे वो हमने रोजगार की बात की, हमने कौशल्य की बात की, हमने वित्तीय मजबूती की बात की, विदेशी निवेश की बात की और प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के अंतर की बात की। 5 मुझे महत्वपूर्ण मुद्दे लगे। जो आपने
तीन ऐसे मुद्दे जो जो आपके हिसाब से इस बजट में जो उम्मीद थी जो नहीं हुआ। सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि कृषि के लिए जो इस समय सबसे बड़ी जरूरत थी कि कृषि को आप और कैसे बढ़ावा देते, कैसे बेहतर करते हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कुछ एक बड़ी ठोस योजना की हमें जो है इसमें कमी दिखी। दूसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के जो कुछ प्रावधान होने चाहिए थे, और खास तौर पे जब हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो वहां पर शिक्षा को लेकर के जिस तरीके से आवंटन या प्रावधान होने चाहिए थी, वो उस तरीके का प्रावधान हमने देखा नहीं है। और तीसरा, हमें लगता है कि जो शायद एक बुरी खबर भी है, वो इस संदर्भ में कि पुरानी कर व्यवस्था जिसमें कई तरह के कर छूट वगैरह मिलते थे, अब ऐसा लगता है कि सरकार शायद उसको पूरी तरह से खत्म करने वाली है। तो ये तीन नकारात्मक पहलू हैं और पांच जो सकारात्मक है जिसका आपने जिक्र किया। बहुत बढ़िया। तो पॉइंट वाइज मेरे हिसाब से वो पांचों बिंदु नोट किए होंगे आपने, और तीन जो एक्सपेक्टेशंस थी या वो जिसे कहा जाए जो उम्मीद थी जहां पर और बेहतर स्कीम लाई जा सकती थी, एलोकेशन किया जा सकता था, वो नहीं किया गया। एक एक पॉइंट पे अगर हम सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट की बात करें, सर आपने देखा होगा और यूपीएससी के एस्पिरेंट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पॉलिटिक्स भी हुई। रोजगार को लेकर बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था, बहुत सारी एक तरह से आवाजें उठ रही थी, और आपने पहला पॉइंट पिक किया कि एम्प्लॉयमेंट मुझे ठीक दिखता है। मैं जब इस बजट को देख रहा था तो एक बात ये भी आई कि पहले जो पीएलआई था, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव था, उसके साथ एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव बनाया गया। इस सारी बातों को देखते हुए कैसे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए इस बार ऐसा क्या क्या है कि हमें लगे कि ये कॉन्क्रीट है, केवल किताबी चीजें ना हो, केवल एक तरह से किताबों और कॉपियों में ना रहे, आंकड़ों में ना रहे, पर क्या ऐसा लगता है वास्तव में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए या वास्तव में रोजगार देने के लिए जो चीजें इस बार बजट में आई हैं वो साकार रूप ले सकेंगी? देखिए, रोजगार के दो बड़े मुद्दे हैं। एक तरफ तो हम लोग कहते हैं नौकरी, यानी कि हमने किसी को एक निश्चित तनख्वाह देकर के काम पे रखना है, और एक होता है कि जो खुद ही अपनी कमाई का इंतजाम कर सके, यानी कि वो रोजगार है लेकिन वो कोई निश्चित कमाई वाली बात नहीं है। तो दो ये पक्ष है। अगर आपने आर्थिक समीक्षा देखी होगी तो आर्थिक समीक्षा में एक बड़ा मुद्दा ये उठाया गया कि अगर हम लोग 2024 से 2030 की बात करें तो हर वर्ष 80 लाख नए नौकरियों के सृजन करने की जरूरत होगी, नए रोजगार के मौके तैयार करने की जरूरत होगी। ये इकोनॉमिक सर्वे में इस पे खास तौर पर जोर दिया गया, और ये इसलिए भी मुद्दा उठा क्योंकि चुनाव के समय में इस पर काफी चर्चा हुई, जिसको आपने भी कहा, और अब ये उम्मीद की जा रही थी कि जब तीसरे कार्यकाल में आपका पहला बजट होगा तो जो जिस मुद्दे पे आपकी सबसे ज्यादा आलोचना है उसको आप कैसे दूर करते हैं। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि आपने गौर किया होगा कि जब संसद की का सत्र शुरू होता है तो प्रधानमंत्री शुरू में आकर के एक अपनी बात रखते हैं, जिसको हम लोग कस्टमरी एड्रेस कहते हैं। उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि जितनी हमने गारंटी दी थी उसको जमीन पे उतारने का वक्त आ गया, और ये बजट उस दिशा में कुछ करेगा। और ये पहला मुद्दा था रोजगार का जो इन्होंने एड्रेस किया। तो जो ईएलआई है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, इसमें क्या है कि एक कंपनी अगर रोजगार किसी को दे, किसी को नौकरी दे, उसके ऊपर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने किसी को काम पे रखा और पहले ही दिन से वो आपके लिए प्रोडक्टिव हो, ये संभव नहीं है। तो आप उस कंपनी के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना पड़े और वो प्रोत्साहित भी हो, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कहेंगे ठीक है जी, आपको हम हर महीने एक निश्चित रकम हम आपको देने वाले हैं, बात हो गई। उसी तरीके से आपको हम ट्रेनिंग का भी इंतजाम हम करेंगे, जो इंटर्नशिप के तौर पे है वो हम उसमें इंतजाम कर सकते हैं। ईपीएफओ का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का, ये भी इसलिए जरूरी है क्योंकि फॉर्मलाइजेशन चाहिए। आप कहोगे कि ईपीएफओ का कंडीशन हम नहीं जोड़ते, तो कोई भी आकर के कर देगा। तो आपने कहा कि ईपीएफओ का कंट्रीब्यूशन का कुछ हम हिस्सा देंगे। और एक और बात जो की हुई कि देश के शीर्ष 500 कंपनियों में पेड इंटर्नशिप की व्यवस्था। ये देखिए, ये नौकरी में हो सकता है कि इंटर्नशिप करने के बाद तुरंत आपको नौकरी मिल जाए, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन एक शिकायत आती है कि आपने पढ़ाई तो की लेकिन उद्योग की जरूरत के हिसाब से आपकी पढ़ाई उपयुक्त नहीं जी, तो आपको हमने प्रशिक्षण दे दिया, वो भी इंटर्नशिप है, जिसमें 500 की बड़ी कंपनियां, और उसका पूरा पैसा सरकार उठा रही है। तो ये मुझे ऐसे मुद्दे लगते हैं जहां पर रोजगार और रोजगार के नए मौके और जो लोग नौकरी में आना चाहते हैं उनको कैसे तैयार करना है, ये तीन मुद्दे हैं जिनको एड्रेस करने की कोशिश की।
इसे इस तरह भी देखना चाहिए सर, जो मुझे लगता है कि जब 2020 में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए थे, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने महात्मा गांधी के विजन और सबको शामिल करते हुए एक अच्छी बात ये भी की थी कि हम वोकेशनल ट्रेनिंग की ओर जाएंगे। और उसमें ये कहा गया था कि कोशिश ये करनी है कि 50% छात्रों को हम ये कोशिश जरूर करें जो व्यवसायिक शिक्षा से जुड़े। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजों में इंटीग्रेशन दिखता है। एनईपी से जो बजट आया है उसमें ये जुड़ाव अगर दिखता है, इंटीग्रेशन दिखता है, तो लगता है कि ये दावे जो है या जो बातें कही जा रही महज आंकड़े नहीं बल्कि व्यवहार में करने की बात है। और सरकार ने इस चैलेंज को लिया, क्योंकि राजनीतिक कारक है, जो भी कारक है, पर एक अच्छी बात है। क्योंकि इस क्वेश्चन को पूछते हुए और बजट जब भी आता है और सरकार जब कहती है बहुत अच्छा है, और जब आम आदमी को अपने आसपास बदलाव नहीं दिखता है, तो उसको लगता है कि ये सब केवल किताबी बात है। एक बात मैं यहां बोलना चाहूंगा, आदम गोंडी साहब का सर एक शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावे झूठे हैं, ये आंकड़े किताबी है। तो इसी चीज को, इसलिए मैंने आप जैसे व्यक्तित्व से ये बात करनी चाहिए कि रियलाइजेशन केवल डेटा में ना रहे, वो वास्तव में व्यवहार पे आए। तो बहुत बढ़िया, पहला एम्प्लॉयमेंट, और उसके लिए सरकार क्या क्या कर रही है। और जैसे ईएलआई की बात हुई, पीएलआई से ईएलआई को जोड़ा गया, पहला शब्द यहां से भी आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा सर आपने कहा, उसकी स्ट्रेंथ में ही अभी हम चल रहे हैं, और आपने कहा फिस्कल कंसोलिडेशन, वित्तीय सुदृढ़ता बड़ा इंपॉर्टेंट होती है राजकोषीय सुदृढ़ता। अगर तो चूंकि देश हमारा इस ओर बढ़ रहा है, इससे क्या, ये क्या है सामान्य शब्दों में अगर समझाया जाए एक आम लेमन को, और दूसरा इससे क्या फायदा मिलेगा देश को, थोड़ी सी इसकी एक, जिसे कहा जाए, पृष्ठभूमि देना चाहेंगे। बहुत जरूरी। अभी स्टैंडर्ड एंड पुअर जो कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने हमारे लिए सोवरेन रेटिंग जो सरकार की होती है उसको BBB-। अब आप कहेंगे BBB- क्या होता है? ये BBB- निवेश की आखिरी श्रेणी, यानी कि अगर हम इसके नीचे चले गए तो हम जंक में आ जाएंगे, यानी कि हमारे कोई पैसा लगाने से हिचकेगा। तो देसी विदेशी निवेशक इस सोवरेन रेटिंग को आधार बना करके किसी भी देश में पैसा लगाने का फैसला करते हैं। इसके साथ एक और शब्द आता है, वो है आउटलुक, यानी कि परिदृश्य क्या होगा। तो हमारा जो परिदृश्य है, लगभग आप समझ लीजिए कि 11 सालों के बाद, 10-11 सालों के बाद इसे सकारात्मक किया गया है। पहले हमारा स्थिर था, फिर अब सकारात्मक। परिदृश्य 3 तरह के होते हैं, एक नकारात्मक, स्थिर और सकारात्मक। अब सकारात्मक हो गया। इस सकारात्मक का मतलब क्या है? इस सकारात्मक का मतलब ये कि 2 साल के भीतर हमारी रेटिंग अपग्रेड हो सकती है। 2007 में आखिरी बार हमारी रेटिंग अपग्रेड हुई थी, जब हम BB से हम BBB- पे आए थे। तो 2007 से आज हम लोग 2024 में हैं, तो लगभग 17 साल होने को आ रहे हैं। इन 17 सालों में रेटिंग हमारी नहीं बदली। इस रेटिंग को बदलने में किस चीज पे ध्यान देती है एजेंसियां? वो देखती हैं कि आप राजकोषीय तौर पर कितने मजबूत हैं। अब राजकोषीय तौर पर हमारी मजबूती अभी के समय में अगर हम 2024-25 को देखें, तो अंतरिम बजट में हमारे राजकोषीय घाटे का लक्ष्य था 5.1% सकल घरेलू उत्पाद, और 5.1% उस समय था जब रिजर्व बैंक से 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त हस्तांतरण या सरप्लस ट्रांसफर नहीं हुआ। जब रिजर्व बैंक की तरफ से आया तो ये हुआ कि अरे अब तो सरकार के पास बहुत अच्छा मौका है, कर देंगे। लेकिन उस 2 लाख करोड़ से, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.4% बनता है, तो 0.2 यानी कि उसका आधा खर्चा बढ़ाने पे किया गया, और 0.2 राजकोषीय खजाने के घाटे को कम करने पर किया गया। तो हम 5.1 से 4.9% पर आ गए। अब 2025-26 के लिए लक्ष्य 4.5% था, और ये आज का नहीं है, ये 2021-22 में तय किया गया था। तो ये इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइड पाथ, यानी कि आप नीचे आ रहे हैं लेकिन आप बिल्कुल स्थिर होकर के नीचे आ रहे हैं, तो आप 4.9 से 4.5 पे आ जाएंगे। 2026-27 से हमारे राजकोषीय व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होने वाला है, और वो बदलाव क्या है कि हम राजकोषीय घाटे के एक आंकड़े के बजाय हम सरकारी कर्ज की कमी के ऊपर ज्यादा जोर देंगे। और ये कर्ज में कमी करने का मतलब क्या है? कर्ज में कमी करने का, आज के अगर आप बजट का आंकड़ा देखें, आज लगभग 48 लाख करोड़ रुपए का ये बजट है। इसका लगभग 20% ब्याज और पुराने कर्ज के, जिसको कहते हैं ना डेट मैनेजमेंट, उसमें चला जाता है। यानी कि तकनीकी तौर पर आपके पास 80 रुपए ही बचता है 100 में से।
और उस 80 रुपए से आप 100 रुपए के बराबर का काम करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। तो अब हमारे पास अगर वो कर्ज प्रबंधन बेहतर हो जाए तो सरकारी कर्ज कम होगा, और इसका फायदा हमारा ये होगा कि लंबे समय के लिए, यानी कि आने वाली पीढ़ी के लिए कर्ज के बोझ को कम कर सकेंगे। एक दूसरा, वैश्विक संस्थाओं को हम संकेत देंगे कि हम राजकोषीय तौर पर मजबूत है, तो हमारे रेटिंग में आप अपग्रेड करो, जिससे कि देशी विदेशी निवेश को लुभाने में हमें मदद मिलेगी। तो एक आने वाली पीढ़ी के लिए हमने कम किया, दूसरा हमने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को हमने एक संकेत दिए, और तीसरा क्या होगा कि बजट में हमको कर्ज अदायगी, कर्ज पर ब्याज के लिए हमको ज्यादा प्रावधान नहीं करना पड़ेगा। वो 20% जो है वो घट करके 15-10 पे आएगा, जिससे कि हमारे पास ज्यादा पैसे उपलब्ध होंगे विकास के कार्यों के लिए। और चौथा जो महत्वपूर्ण बात है कि जब सरकार उधार कम लेगी तो बाजार में नगदी ज्यादा होगी, जिससे कि लोगों के लिए, आम लोगों के लिए ब्याज की दर को कमी करना संभव हो सके। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और ये बहुत ही सामान्य शब्दों में आपने समझाया, और मेरे ख्याल से एक टेक्निकल एस्पेक्ट था जिसे बड़ी सहजता से आपने बताया, और ये केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, मुझे लगता है इस सबको ही इसकी समझ जरूर होनी चाहिए कि फिस्कल कंसोलिडेशन कैसे भारत के लिए, किसी भी देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब तीसरा पॉइंट जो स्ट्रेंथ है, उसी में मैं अगर बात करूं, आपने कहा कि टैक्स रिजाइन चेंज दिखता जा रहा है, या फिर हम ये कहें ओल्ड टैक्स रिजाइन जैसे आपने कहा। साथ ही साथ आपने कहा कि डायरेक्ट टैक्सेस वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये कैसी तस्वीर है, और ये क्यों हो रहा है, तो ये क्यों पॉजिटिव देखा जाना चाहिए? देखिए, कर व्यवस्था को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक तो प्रगतिशील जिसको हम लोग प्रोग्रेसिव कहते हैं, और दूसरा है रिग्रेसिव यानी कि पार्श्वगामी। प्रगतिशील का मतलब क्या है कि जो जितना ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा कर देगा, और पार्श्वगामी का मतलब है कि जो कम कमाएगा उसके ऊपर कर का बोझ कम होना चाहिए। तकनीकी भाषा में हम लोग कहते हैं इसको इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, यानी कि कर का आपके ऊपर प्रभाव कितना है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो 1000 रुपया जिसकी कमाई हो और जिसकी कमाई 10,000 रुपया हो, दोनों के लिए अगर 10% हो तो 1000 रुपए का 10% 100 रुपए बनता है, और 10,000 रुपए का 10% 1000 रुपए बनता है। लेकिन इफेक्टिव वे में 10,000 रुपए वाले पर कर का बोझ जो है वो उस तरीके का नहीं होगा जो 1000 रुपए वाले पे। तो ये हमारी कर की एक व्यवस्था जो काम करती है। जब आपका प्रत्यक्ष कर बढ़ रहा हो, जैसे कि इस बजट में जो आंकड़े दिए गए कि कुल जीडीपी का जो मैं आंकड़े अभी मैं देख पा रहा हूं कि 6.8% प्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी है, और अप्रत्यक्ष कर जो है वो 5% के बराबर होगा। और प्रत्यक्ष कर जो है वो 2022-23 में 6.2% सकल घरेलू उत्पाद का था, जो 6.8 है, जबकि अप्रत्यक्ष कर 5.1 से घट करके 5% पर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो समृद्ध है, जो ज्यादा आय हासिल कर रहे हैं, वो ज्यादा कर चुकाने की स्थिति में है। और एक और आंकड़ा इसमें आप महत्वपूर्ण देखेंगे कि इवन की डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर में जो व्यक्तिगत आयकर है वो निगम आयकर को पार कर चुका है, यानी कि पर्सनल इनकम टैक्स पीआईटी, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स यानी कि सीआईटी को पार कर चुका है। यानी कि व्यक्तिगत जो कमा रहा है ज्यादा, वो ज्यादा पैसे कर के रूप में अदा कर रहा है। तो एक मतलब तो इसका ही है। दूसरा जो कि बहुत ही जिसे कहा जाए कि इस बजट का एक ऐसा पहलू है जो शायद बहुत लोग पसंद ना करें, वो ये कि सरकार की ओर से संकेत साफ मिल रहा है कि पुरानी आयकर की व्यवस्था अब ज्यादा दिन नहीं है। जितनी भी सहूलियतें देनी है वो नई आयकर व्यवस्था में दी जा रही है, पुरानी में नहीं दी जा रही है। तो ये नई बनाम पुरानी क्या है? नई में आपको किसी भी तरीके के बचत या निवेश के लिए छूट का आपको फायदा नहीं मिलता है, जबकि पुरानी कर व्यवस्था में बचत और निवेश के छूट का आपको फायदा मिलता है। तो जब पुरानी कर व्यवस्था में अगर एक वेतन भोगी जाता है क्योंकि उसने अगर घर के लिए कर्ज ले रखा है, या जीवन बीमा की उसने पॉलिसी ले रखी है, या एलआईसी पीपीएफ वगैरह में पैसा लगा रहा है, उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का नहीं मिलेगा। लेकिन वो यदि नई कर व्यवस्था में आ जाता है जहां पर इन सारी छूट को वो छोड़ दे, तो उसको मिलेगा। तो अब आप क्या कहेंगे कि वो आदमी निवेश ना करे, वो आदमी बचत ना करे? तो सरकार की ओर से जवाब आता है कि क्या आप सिर्फ कर बचाने के लिए निवेश करते हैं, क्या आप कर बचाने के लिए बचत करते हैं, या भविष्य की सुरक्षा के लिए करते हैं? ये बहस अंतहीन है। कोई भी व्यक्ति बचत क्यों करता है? सर, मैं यहाँ थोड़ा सा एक लूंगा कि जब हम बजट देखते हैं आता है, तो सबसे पहले जो एकदम कॉमन मैन होता है उसका ध्यान जानते हैं सर, कहा जाता है उसका आता है वो टैक्स स्लैब जो है ना,
उसमें क्या छूट मिली? क्योंकि जब ये सरकार, जब पहली बार ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आ रहे थे, तो पूरा एक परसेप्शन था कि हो सकता है 5 लाख 7 लाख तक टैक्स फ्री हो जाए, लेकिन हो ना सका, और जिम्मेदारियां और बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। इस बार से थोड़ा सा आंशिक बदलाव किया गया, उसमें 2 चीजें थी। एक तो थोड़ा सा टैक्स स्लैब को जो 0 से 3, उसके बाद 4 से 7 में जो दूसरा स्लैब है उसमें लाया गया। साथ ही साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो आप बात कर रहे थे, कहा जाता पहले 50,000 था, उसको बढ़ा के 75,000 कर दिया गया। अब एक आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन से क्या वास्तव में उसको लाभ होने वाला है क्या। ओके, जी। स्टैंडर्ड डिडक्शन की अवधारणा 2005 तक थी और 2005 से लेकर के 2017 तक इसे नहीं रखा गया, हटा दिया गया। अरुण जेटली साहब जो वित्त मंत्री थे मोदी सरकार के कार्यकाल, पहले कार्यकाल में, तो 2018-19 के बजट में उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन को दोबारा इंट्रोड्यूस किया। और उसमें क्या हुआ कि पहले आपको मेडिकल और ट्रांसपोर्टेशन का जो आपको अलाउंसेस थे, उसके लिए आपको कागजात जमा करने पड़ते हैं। ठीक है जी। जो 19,200 और 15,000 रुपए के लगभग में था। अब आपको कहा गया आपको कागज देने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे आपके तो कुल आय से, अगर आप सैलरीड हैं, कुल आय से 40,000 रुपए घटा देंगे, यानी कि 10 लाख रुपए है तो 9,60,000 रुपए पे ही टैक्स ही करना होगा। ये मोटा मोटी, कोई कागज नहीं जमा करना है। ओके, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमको मेडिकल अलाउंसेस और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के लिए जो हमको अनुपालन करने के लिए हमको पेपर्स देना होता था, वो हमारे देने की झंझट खत्म कर दी। 2019 के अंतरिम बजट में जो उस समय के कार्यवाहक वित्त मंत्री थे पीयूष गोयल साहब, उन्होंने इसको 40,000 से बढ़ा के 50,000 रुपए कर दिया। और 2019-20 के बाद हमेशा से ये मांग उठी कि भाई ये 40-50,000 रुपया क्या काफी है या इसको और बढ़ाना चाहिए। तो चलिए 5 साल के बाद सरकार ने कहा कि 50 से हम 75,000 कर दिए। अब ये ध्यान में रखना है कि ये पहली बात सिर्फ और सिर्फ वेतन भोगियों के लिए, एक दूसरा वो वेतन भोगी जो नई आयकर व्यवस्था को अपनाता है। तो ये 2 शर्तें पूरी करना जरूरी है, तो आम आदमी इससे उत्साहित ना हो कि हमको भी इसका फायदा मिलेगा, नहीं जी। दूसरा इसी में एक जोड़ा गया कि जो पेंशनर्स हैं, जो फैमिली पेंशन जो मिलते थे पहले 15,000 का था, वो 25,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन में आएगा। तो अब पेंशनर्स कितने हैं? पेंशनर्स ज्यादातर आपके सरकारी नौकरियों वाले पेंशनर्स हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा, या अगर कई संस्थाएं जो फैमिली पेंशन देती है उनको फायदा मिलेगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन बेसिकली बगैर कागज जमा कराए हुए कर में छूट पाने का एक तरीका है। शर्त इतनी है कि आपको वेतनभोगी होना है या पेंशनर होना हो। दूसरी बात यह है कि आप नई कर व्यवस्था में हो, यानी कि किसी भी तरीके के बचत या निवेश पर छूट का आप फायदा नहीं लेंगे। बहुत सर, ये भी बहुत अच्छा क्लियर हुआ। अब अगर हम दूसरे पक्ष पे आए, क्योंकि 3 पॉजिटिव ले लिया, एक जो पहला सेक्टर जो हम नेगेटिव उसमें लेते हैं और जो एक्सपेक्टेशंस था, और पिछले कुछ सालों में इस सरकार ने यदि सबसे ज्यादा किसी का असंतोष झेला है तो किसान होगा। हो सकता है लिमिटेड क्षेत्र के हो, लिमिटेड क्लास के किसान हो, लेकिन किसान, एक फार्मर अनरेस्ट तो सामने आया है इस समय, एमएसपी की बात हो या जो भी बात हो। अब एक तरफ हम उम्मीद कर रहे थे, और इस सरकार जब आई थी तो इसने एक बड़ा बढ़िया उम्मीद जताई थी, और हम लोग भी बड़े इससे आशान्वित थे कि डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर, किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा और 22-23 तक ही करना है। उसको देखकर, चाहे निवेश का हो या इनपुट आउटपुट, जितने भी सेक्टर हो, किसी भी तरह से सरकार का एक बहुत बेहतर कदम माना गया, उम्मीद मानी गई कि यह बेहतर होगा खेती के लिए। लेकिन सर इस बजट में जैसे आपने इसे वीकनेस में रखा, SW का W लिया आपने, शॉर्ट का। तो पहली चीज जो मुझे समझ में आती है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत जो एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत कम एलोकेशन किया गया कृषि में। साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें जो हम ऐसा देख रहे थे, अभी एमएसपी की बात को हटाते हैं, उसके बावजूद ऐसा क्या था जो हम चाहते थे कि कृषि के लिए आए, और वो आपको लगता है कि मिसिंग है, और कम से कम कृषि क्षेत्र को हर बजट में ये चीज जरूर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसकी घोषणा 2019 में की गई थी, उसमें 6,000 रुपए का प्रावधान किया गया था। आज हम लोग 2024 में है। इन 5 सालों में महंगाई दर के किस तरीके से बदलाव हुआ, तो 6,000 रुपए की क्या फैक्टरिंग महंगाई दर के हिसाब से की गई? सर अगर वो महंगाई दर के हिसाब से फैक्टरिंग नहीं की गई तो किसान के लिए वो 6,000 की कीमत घट करके 5,500 रुपए, या हो सकता है कि 5,250 रुपए रह गई।
क्योंकि महंगाई बढ़ी है, ये हकीकत है। एग्जैक्टली। तो उसको तो नुकसान हो गया। हम्म। आपने कहा हमने 6,000 रुपए तो दे रहे हैं, लेकिन उसकी वास्तविक कीमत जो 2019 में थी और 2024 में, उसमें अंतर आ गया। तो अब ये चर्चा चल रही थी कि क्यों ना इसको आप बढ़ाएं। जब आप मनरेगा को बढ़ाते हैं, ये कहते हैं कि महंगाई दर बढ़ गई है, सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाते हैं कि महंगाई दर बढ़ गई है, तो किसानों के लिए जो पैसा दिया जाना है वो महंगाई दर से क्यों ना जोड़ा जाए। एक एमएसपी, एमएसपी का बजट से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है। हाँ। लेकिन ये है कि बजट में आप सब्सिडी का क्या आवंटन करते हैं, वो एमएसपी का एक हिस्सा होता है। यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जो आप खरीद कर रहे होते हैं, वो आपके उसके जरिए जो आपको सब्सिडी देनी है, वो आपके फूड सब्सिडी का हिस्सा है। अब फूड सब्सिडी में कमी आ गई। अब फूड सब्सिडी में कमी आई है, इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि बीते साल बहुत सारे ऐसे भुगतान किए गए जो कई सालों से लंबित थे, इसीलिए बीता साल ऊपर दिख रहा है और इस साल आपको नीचे दिख रहा है। मैं देखिए, एक अर्थशास्त्र के छात्र होने के नाते हम आंकड़ों को खेलते हैं, आंकड़ों के साथ। जो आंकड़े हमें लगता है कि हमारी सोच को सही सही दिखाते हैं, वो हम उसको बता देते हैं। अब एक कोई भी व्यक्ति देखेगा कि पहले 1 लाख करोड़ था, वो घट करके मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि 70,000 करोड़ हो गया। अब आप कहिए कि 1 लाख करोड़ इसलिए हुआ क्योंकि हमने बीते साल में ऐसा किया था, फिर वही बात आती है कि क्या इस साल जरूरत नहीं थी। इस साल जब आप कह रहे हो कि आपने ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचाना है, ज्यादा बड़े पैमाने पर खरीद करनी है, तो वो आपका नहीं है। और दूसरी तरफ आपका उपज बढ़ा है। तो दूसरा पहलू यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से खरीद के लिए क्या संसाधन उपलब्ध है। अब आप एक सरकार की ओर से एक इसमें दलील आएगी कि भाई हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री डिमांड्स तो ग्रांट है, जब संसद का शीतकालीन सत्र होगा तो हम उसमें अनुदान मांग में हम अतिरिक्त खर्चे का इंतजार क्यों करना है, हम पहले क्यों ना स्थिति स्पष्ट कर दें। तीसरा बड़ा मुद्दा जो कि मुझे लगता है कि कृषि में आज के दिन में सबसे बड़ी जरूरत क्या है कि मानसून की बेरुखी या मानसून की अनिश्चितता के बीच में हम सिंचाई के ऊपर और किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, वो बहुत कोई ठोस योजना इसमें दिख नहीं रही है। चौथा कृषि का मुद्दा है भंडारण। देखिए, आज के दिन में सरकार अगर कहे कि हम पूरी खरीद करेंगे, खरीद के बाद रखेंगे कहाँ? आपके पास उतनी जगह तो है नहीं। तो सरकार खरीद इसलिए भी नहीं पूरी कर पाती है क्योंकि उसके रखने के लिए उसके पास जगह की कमी नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप कहते हो कि एमएसपी को कानूनी मान्यता दे दी जाए, व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि वो भी कोई उपाय नहीं है, क्योंकि फिर बाकी निजी क्षेत्र जो है वो हाथ खड़े कर देगा कि हमने खरीदनी थी। तो आप क्यों ना अपने लिए एक भंडारण की व्यवस्था को मजबूत करें। हाँ, कुछ दिन पहले सरकार ने कहा कि हम सहकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर के बड़े पैमाने पर भंडारण का काम कर रहे हैं। ये रातों रात नहीं होगा, ये इसमें समय लगेगा, लेकिन समस्या है। और पांचवी और आखिरी बात कृषि से, कि कृषि के विपणन यानी कि मार्केटिंग को लेकर के जो और हमको एक ठोस प्लेटफॉर्म चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमको नहीं दिख रहा है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से मुझे कृषि को लेकर के इस बजट में जो कुछ हुआ होना चाहिए था या जो उम्मीदें थी वो नहीं हुआ, और उसको लेकर के थोड़ी निराशा मुझे जरूर है। तो एक चीज बड़ी स्पष्ट हुई कि कृषि की जो समस्या है इस बजट में केवल निवेश का मुद्दा नहीं है कि इस बजट का केवल 3.15% एलोकेट किया गया कृषि पे, साथ ही साथ ये एक मल्टीटास्क है। अगर हम खेती को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसमें मार्केटिंग, उसमें जो आपका भंडारण है ना, लोग मतलब किसानों तक की जो पहुंच है, इन सबको ही जब लेके चलेंगे तब जाकर बेहतर इसको बनाया जा सकता है।